यस, हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले, जैसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राइट, आपने देखा होगा बाल विकास की यदि हम लोग बात करें, जितना भी एनालिसिस किया है, तो सारे क्वेश्चन लॉजिकल हैं। प्लस वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसका जो फिजिकल ग्रोथ होता है, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ताकि जब भी कोई न्यू क्लास आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी पीडीएफ जो हम आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग आप तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, यदि आप टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज़ को बाय करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक रखा हुआ है। यदि आप टेस्ट सीरीज़ बाय करते हैं और कूपन कोड यूज़ करते हैं विच इज़ ग्लोबल50 तो इस पर आपको 50% का ऑफ दिया जाएगा। यानी यदि कोई टेस्ट सीरीज़ आपको 300 रुपीज़ की है, तो आप उसको कितने में बाय कर सकते हैं? 150 रुपीज़ में यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी का एक टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी का स्पेसिफिक यदि आप टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो है, आप वहाँ पर दिख जाएगा आपको फुल लेंथ एमपीटेट मॉक टेस्ट सीरीज़ करके। आप एमपीटेट के लिए टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए सीडीपी का आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ईवीएस आपका कंप्लीट बैच अवेलेबल है, मैथ्स पेडागोजी अवेलेबल है, हिंदी पेडागोजी यहाँ पर अवेलेबल है, चारों ही कोर्स प्लस इंग्लिश पेडागोजी भी अब अवेलेबल हो चुका है। तो जिनका भी मेन सेकेंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है, उसे आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर इस वाले टेबल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो जन्म से लेकर एक किशोरावस्था तक आने पर उसका वजन और उसका जो लंबाई है, हाइट जो है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं और वो अप्रोक्स कितनी रहती है। आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए अभी एग्जाम में। ये पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे। तो जन्म से बर्थ की यदि हम लोग बात करें, तो एक एवरेज बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसका वजन कितना होना चाहिए? 3.25 किलो के आसपास होना चाहिए, 3.3 kg होना चाहिए। और लंबाई की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए इंच के अंदर, तो 19.4 इंच होगा, और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 49.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाय बर्थ जब जन्म होता है तब की बात की जा रही है। फिर जन्म के बाद 1 महीने की बात करें, तो वजन कितना होना चाहिए? 4.3 kg। जस्ट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 3.3 से ये 4.3 हो जाना चाहिए। और इसकी जो लंबाई की यदि हम लोग बात करते हैं, 21.2 इंच, यानी कि 53.8 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पर यदि हम लोग बात करें, चलिए अब 3 महीने पर आ जाते हैं। 3 महीने की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जन्म से यदि बच्चा 3 महीने का है, तो उसका औसत वजन जो है कितना हो जाना चाहिए? 6 किलोग्राम हो जाना चाहिए। अगर 2 महीने की बात करें तो 5.3, देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट वही रेशियो में बढ़ रहा है। 3.3 हुआ, अगले महीने में यानी कि 1 महीने में 4.3 हो गया, फिर 2 महीने में 5.3 हो गया। तो ये कांस्टेंट रेट है कि इतने ही रेट में बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 महीने की बात करें, तो ये 6 kg के आसपास हो जाता है। हम लोग देखो सारी एवरेज देख रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग ऐसे क्लासीफाई इसको नहीं कर रहे कि मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए। डायरेक्टली आप एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। देखो 2 महीने के अंदर 22.1 इंच, यानी कि 56.1 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और 3 महीने की बात करें तो 23.6। 4 महीने में कितना हो जाएगा? 0.6 यहाँ पर बढ़ जाएगा, 6.6 हो जाएगा। औसत लंबाई कितनी हो जाएगी? 24.5, मतलब 24.5 इंच, यानी कि 62.2 सेंटीमीटर। 12 महीने, डायरेक्टली अब 12 महीने पर आ जाते हैं। 12 महीने में कितना हो जाता है? 9.2 हो जाता है। और इंचेस में यदि बात करें तो 29.2। 2 साल की बात करें, जब बच्चा 2 साल का होगा, देखो ये 1 साल की बात होगी डायरेक्टली, है ना। बाय बर्थ हमने देख लिया, फिर 1 साल पर देख लिया, 2 साल पर देख लिया, 12 इंच होता है। 33.7 इंच यहाँ पर हो जाएगा। 3 साल में 14.2, और ये 37 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये 33 था, ये 37 हो गया। और 4 साल आते आते इसका जो वजन है 15.4 किलो के आसपास हो जाना चाहिए। इतना एक एवरेज बैठना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग उसको जो है एक बोल सकते हैं ना कि
सुपोषित बच्चा हम लोग यहाँ पर उसको बोल पाएंगे। तो 4 साल में कितना हो गया 15.4 और 39.5 इंच हो गया, और 5 साल में 17.9 लगभग 18, ठीक है, और 42.5 इंचेस यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि एक बच्चा कैसा वो है कि नहीं, सुपोषित है कि नहीं, है ना, कुपोषण का शिकार है तो नहीं, अंडरवेट तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बीएमआई इंडेक्स के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लेना। जो हमारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है ना, इसके माध्यम से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब आपसे शब्दों के बारे में भी पूछा जाता है, बच्चों को शब्दों का ज्ञान कैसे होता है और कितनी एज में कितने शब्द भंडारण क्षमता जो होती है उसकी वोकेब पावर उसके पास रहती है, ठीक है। तो 4 से 8 महीने की बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने तक बच्चा नहीं बोल पाता है। 4 से 8 महीने में 0 शब्द हम लोग बोल सकते हैं, सार्थक ध्वनि नहीं होती यहाँ पर, हम लोग बोल सकते हैं क्राइंग, बैबलिंग, कुइंग वगैरह चीजें होती है, ठीक है। 10 माह में 0 से 1 शब्द यहाँ पर अप्रोक्स बोल सकता है, बेबलिंग यहाँ पर उसकी चलती है ना। बेबलिंग वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, तो आपसे पूछा गया अभी एग्जाम के अंदर। 1 वर्ष की बात करें तो 19 शब्द बोल पाता है, 1 से 6 महीने में 118 शब्द, 2 वर्ष में 272 शब्द, है ना, मतलब इतना भंडारण उसके पास हो पाता है, इतने शब्द वो बोल सकता है। 3 वर्ष में 896, 4 वर्ष में 1540, 5 वर्ष में 2072, 6 वर्ष में 2562 शब्द भंडारण क्षमता और शब्द ज्ञान उसके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष उसके बाद तो सारे ही ज्ञान उसको आ ही जाता है, ठीक है। अब शैशव अवस्था जो है हम लोग यहाँ पर देखें तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 0 से 3 वर्ष तक, जिसको इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है, और इसको 3 to 6 ईयर, सेकेंड वाली जो स्टेज होगी। तो सबसे पहले हम लोग जन्म से 3 वर्ष की बात यहाँ पर कर लेते हैं। बालक यहाँ पर देखो ठीक तरीके से बोल नहीं पाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस स्टेज को इन्फेंसी स्टेज यहाँ पर बोला जाता है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जिसका सीधा सा अर्थ है नहीं बोलने वाला, यानी कि बालक बात करना तो सीखता है बट ठीक से नहीं बोल पाता है, वही उसकी चीज़ रहती है। बैबलिंग वगैरह रहती है, कुइंग वगैरह रहती है ना, टेलीग्राफिक स्पीच रहता है, ठीक है। तो कोई भी बालक 3 वर्ष तक अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने योग्य नहीं हो पाता है। जब 3 से 6 वर्ष में आता है ना, तो 3 से 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, इस वर्ष में या इस काल को यदि हम लोग बोले तो बालक जो है भली भांति से बोलना सीख लेता है। इसलिए इन्फेंसी की अवस्था 3 वर्ष के बाद जो है, ये वाली जो अवस्था है 3 वर्ष के बाद यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। सुविधा तथा व्यवहार की दृष्टि से 6 वर्ष की आयु तक को शैशव अवस्था में रखा गया। 3 वर्ष के दौरान बालक का शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। अगले 3 वर्ष में भाषा की गति तुलनात्मक रूप से कुछ मंद गति से विकास का काल हम लोग यहाँ पर बात की गई थी, मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, ठीक है। तो नवजात शिशु का सिर जो है, सिर शरीर की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, सर बड़ा होता है बच्चे का, है ना। जन्म के समय सिर की लंबाई जो इसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है, 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सर जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद विकास की गति यहाँ पर धीमी होती जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक आते आते ये 1260 ग्राम हो जाता है। वयस्क मस्तिष्क का भार यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1400 ग्राम बताया गया है, ठीक है, इसको आप 1400 ग्राम कर लीजिएगा। वयस्क जो होता है कितना भार होता है, 1400 ग्राम यहाँ पर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि शेषावस्था में मस्तिष्क के बाहर की वृद्धि जो है काफ़ी तीव्र होती है, मतलब मस्तिष्क जो है काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर डेवलप होता है। तो शुरुआती समय की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जन्म के समय कितना रहेगा, 350 ग्राम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जिसे हमने देखा था 3.25 किलो का वेट यहाँ पर होना चाहिए, उसमें से 350 ग्राम तो किसका हो जाएगा, आपके जन्म के समय मस्तिष्क का ही हो जाएगा। 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1260, और यहाँ पर आते आते वयस्क की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। अब ये जो आंतरिक अंगों का विकास होता है ना, किस तरीके से होता है, जन्म के समय आपने देखा होगा शरीर के आंतरिक अंग जो है अपने आप यहाँ पर विकसित होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं। इसमें आपके पाचक अंग हो गए, है ना, शरीर का पाचन करने के लिए हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना, अग्नाशय हो गया, लंग्स हो गए, मांसपेशियां हो गई, स्नायु मंडल हो गया, रक्त संचारण अंग हो गया, उत्पादक अंग हो गया। ग्रंथियों का विकास क्रमशः विकसित होता रहता है। जैसे जैसे शारीरिक विकास, हम सभी को पता है कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो उसी तरीके से ये विकास भी शुरुआती समय में काफ़ी तीव्र होता है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया यहाँ पर मंद होती जाती है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और आपने देखा होगा कि सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की यदि बात करें तो मूल्यांकन से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 4 डिफरेंस समझ लेते हैं, आकलन के अंदर, मूल्यांकन के अंदर, मापन के अंदर और परीक्षण के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एक वेन डायग्राम हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था मापन होता है, उससे बड़ा हमारा असेसमेंट आकलन होता है, और उससे बड़ा हमारा मूल्यांकन होता है, और इन सभी पर बेस्ड आपके टेस्ट लिए जाते हैं, यानी कि परीक्षण या फिर परीक्षा आपकी ली जाती है। तो इनका अर्थ क्या होता है, तो आप देख लीजिए, आकलन कौन सी प्रक्रिया है, आकलन एक प्रकार की संवादात्मक या फिर रचनात्मक प्रक्रिया, एक बोल सकते हैं फॉर्मेटिव प्रोसेस होती है,
जिसमें शिक्षक को क्या पता चलता है, शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से यहाँ पर अधिगम कर रहा है। ठीक है, मूल्यांकन की यदि बात करें तो मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया, मूल्यांकन समेटिव प्रोसेस होगी, यानी कि योगात्मक प्रक्रिया होगी, जिससे टीचर को पता चलेगा कि बच्चे ने फाइनली कितना लर्निंग यहाँ पर किया है, जिसमें फीडबैक यहाँ पर टीचर को या बच्चों को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली बच्चों का एक बोल सकते हैं ना, एक रैंक यहाँ पर निर्धारित कर दी जाएगी, राइट। तो वो चीज़ क्या होती है, मूल्यांकन होती है। थर्ड वन, मापन की बात करें तो मापन आकलन और मूल्यांकन की ही एक तकनीक है। या तो आप उसका असेसमेंट करना चाहते हैं या फिर मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करिए, मापन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की जो इनबिल्ट कैपेसिटी या इनबिल्ट स्किल्स होती है उसको यहाँ पर पता किया जाता है। ठीक है, टेस्ट कोई भी हो सकता है, टेस्ट आकलन बेस्ड हो सकता है, टेस्ट हमारा मूल्यांकन बेस्ड हो सकता है। तो परीक्षा तथा परीक्षण जो है, या जो हम लोग टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये आकलन और मूल्यांकन का एक उपकरण यहाँ पर हो सकता है, एक पद्धति यहाँ पर हो सकती है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में बच्चे ने कितना नॉलेज लिया है या उसका कितना कौशल है, उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों चीज़ें क्लियर होगी। सबसे पहले आकलन यदि आपने देखा तो आकलन हमें क्या बताता है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है, इसमें क्या मिलेगा, एट अ टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगा। मूल्यांकन हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकार की योगात्मक प्रक्रिया होती है। मापन क्या होता है, मापन जो है आकलन और मूल्यांकन का ही एक भाग है। इसी तरीके से परीक्षा या परीक्षण भी आकलन और मूल्यांकन का ही एक भाग है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कमजोरियों का पता लगाना। किसका, हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा यहाँ पर रचनात्मक आकलन में यही किया जाता है ना, जो भी कमजोरियाँ होती है उसका पता लगाया जाता है। तो बेसिकली जो असेसमेंट होता है या फिर जो आकलन होता है उसके अंदर यही चीज़ की जाती है। इसका उद्देश्य क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है। निर्णय लेना यानी कि एक रैंक बना दी जाती है, दैट्स वाई हम लोग इसको बोल रहे हैं योगात्मक प्रोसेस है। अब जो मापन होता है, आकलन तथा मूल्यांकन की एक तकनीक है। अब मापन के माध्यम से या तो आप असेसमेंट कर लीजिए या फिर हम लोग बोल सकते हैं मूल्यांकन कर लीजिए। परीक्षा द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, राइट। तो ये टेस्ट वाली बात होगी। ठीक है, अब अवधि की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर किया जाता है ना। अब ये जो हम लोग बोल सकते हैं जो मूल्यांकन होगा ये लास्ट में होता है, क्योंकि फाइनल एक रैंक बनाकर हम लोगों को बच्चे को रिजल्ट देना होता है। ठीक है, तो ये लास्ट में होगा, समाप्ति पर होगा पाठ्यक्रम की। अब यदि हम लोग मापन की बात करें तो ये कभी भी हो सकता है या कभी कभी चलने की प्रोसेस होती है। मतलब इसको वो डिपेंड करता है कि आप मापन किसका कर रहे हैं, है ना, बच्चे की क्वालिटीज़ को देख रहे हैं या फिर जस्ट उसके पाठ्यक्रम में जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको चेक करें, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो ये निश्चित समय अंतराल के बाद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट का एक फिक्स टाइम होता है, मंथली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, एक साल में एक बार टेस्ट होगा। किस तरीके से होता है, हाफ ईयरली टेस्ट होगा, वो किस तरीके से होगा वो डिपेंड करता है। लाइक मासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया और वार्षिक हो गया। शिक्षण शास्त्र की यदि हम लोग बात करें, है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। शिक्षण शास्त्र में क्या होगा, शिक्षण शास्त्र का ये हिस्सा रहता है कौन सा, असेसमेंट यानी कि आकलन, जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, उसको वहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना एसेस करते रहिए, आकलन उसका करते रहिए। अब जो मूल्यांकन होता है ये भी शिक्षण शास्त्र का ही हिस्सा है, जो पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता आ रहा है, मतलब लास्ट में चेक करने के लिए, वही चीज़ होगी। मापन की बात करें तो मापन मुख्य तौर पर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक क्षमता, रुझान आदि के लिए किया जाता है। बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने के लिए हम लोग बच्चे का मापन कर सकते हैं, है ना। अब पारंपरिक, अगर हम लोग यहाँ पर परीक्षण की बात करें, परीक्षण या टेस्ट की बात करें, तो पारंपरिक रूप से शिक्षण शास्त्र में स्मृति आधारित ज्ञान के लिए होता है तथा शिक्षणोत्तर गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही टेस्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जो भी शिक्षा में हमने ग्रहण किया है उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया कि इन चारों में क्या एक अंतर होता है, इन चारों को कैसे पहचाना जाता है। बेसिकली जो जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं शिक्षण शास्त्र के, वो सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन आपके इसी से अराइज हो रहे हैं। तो एक बार से ये टेबल आप ज़रूर से समझ लीजिएगा अच्छे से, है ना, ताकि ये चीज़ जो है आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, क्वेश्चन आपके देखते से ही बनने लग जाएंगे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।